रेडिकल एक्सिस पहले लिख लो, रेडिकल एक्सिस एंड रेडिकल सेंटर। रेडिकल एक्सिस एंड रेडिकल सेंटर, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसके लिए हमें दो सर्कल्स की जरूरत पड़ती है। मान लो एक S1 सर्कल है, ठीक है, और दूसरा S2 सर्कल है। ये S1 सर्कल है, ये S2 सर्कल है, ठीक है। S1 सर्कल का इक्वेशन हमने लिया है x², ये S1 एज अ सर्कल का इक्वेशन ले रहे हैं हम, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, यहाँ पे g1 f1 c1 इज इक्वल टू 0 एंड h2 इज इक्वल टू, मतलब ये सर्कल का इक्वेशन x² प्लस y² 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये S2 है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो रेडिकल एक्सिस क्या होता है, पहले वो लिख लो उसकी डेफिनेशन रेडिकल एक्सिस की। लोकस ऑफ पॉइंट, फिर डायग्रामेटिकली भी देखेंगे उसको। लोकस ऑफ पॉइंट, लोकस ऑफ पॉइंट which moves such that which moves such that which moves such that length of tangent from it length of tangent from it to the given circles length of tangent from it to the given circles is same फिर से एक बार बोल रहा हूं इसकी डेफिनेशन। लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स सच दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम इट टू द गिवन सर्कल इज सेम is called as radical axis, is called as radical axis। तो ये देख लो अब यहाँ पे ऐसे पॉइंट का लोकस, पहले हम पॉइंट ले लेते हैं। तो पॉइंट P हमने इस तरीके से लिया है, उससे क्या होना चाहिए बताओ? S1 और S2 के टेंजेंट सेम होनी चाहिए, दोनों के ऊपर टेंजेंट की लेंथ सेम होनी चाहिए। तो हमने ये एक टेंजेंट ड्रॉ किया इसके ऊपर और इसके ऊपर ये टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इन दोनों टेंजेंट की लेंथ सेम होनी चाहिए। तो ये देख लो इस टेंजेंट की लेंथ, ये PA, मान लो ये S2 सर्कल ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम A ले रहे हैं और एक का B ले रहे हैं। तो यहाँ पे PA इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? PB। तो ऐसे पॉइंट का लोकस हमें क्या दे देगा? रेडिकल एक्सिस। तो ये देख लो PA डिस्टेंस हमें कैसे मिलेगा? इस पॉइंट H, K को हम सर्कल के इक्वेशन में पुट कर देंगे, वही तो टेंजेंट की लेंथ आएगी। तो S1 में पुट करेंगे तो ये देख लो ये क्या हो जाएगा? h² प्लस k² प्लस 2g1h प्लस 2f1k प्लस c1, ठीक है, इज इक्वल टू, ये PB डिस्टेंस आ जाएगा। H2 में पुट करेंगे अब H, K को, क्योंकि वही लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी। h² प्लस k² प्लस 2g2h प्लस 2f2k प्लस c2, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। अब उसके बाद हम क्या कर देंगे? दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। जितना हमें बोला गया वही हम कर रहे हैं, लोकस ही निकाल रहे हैं ऐसे पॉइंट का जिससे दोनों के ऊपर टेंजेंट की लेंथ सेम है। तो हमने P के कोऑर्डिनेट्स H, K ले लिए। मैथमेटिकल कंडीशन क्या है? PA इज इक्वल टू PB। तो PA डिस्टेंस ये रहेगा, PB डिस्टेंस ये रहेगा। अब दोनों तरफ हम क्या कर देंगे? स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा h² प्लस k² प्लस 2g1h प्लस 2f1k प्लस c1 इज इक्वल टू h² प्लस k² 2g2h 2f2k प्लस c2। तो h² k² तो गया। अब एक तरफ लेके आ जाएंगे इसको, तो ये देख लो क्या आ रहा है? 2g1 माइनस 2g2
और हम H को किससे रिप्लेस करते हैं? x x से, एंड यहाँ पे आ जाएगा 2f1 माइनस 2f2 इंटू वाई प्लस c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन एक तरीके से देखोगे तो तुम s1 माइनस s2 का डिफरेंस ही आएगा। देख लेना करके, s1 में से s2 को माइनस कर दो, हमें यही चीज मिलेगी। और ये क्या है? ये कर्व कौन सा है? इसको हम सर्कल कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको हम? लाइन। लाइन है। ये जो आ रहा है लोकस एक लाइन रहेगी, तो ये देख लो वो लाइन ऐसी रहेगी। इस लाइन के ऊपर तुम कोई भी पॉइंट ले लो, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, इससे अगर हम S1 एंड S2 के ऊपर लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, मतलब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उनकी लेंथ क्या आएगी? सेम। क्योंकि ये क्या है? एक तरीके से रेडिकल एक्सिस है, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट, उससे दोनों के ऊपर टेंजेंट, उनकी लेंथ सेम आती है। और उसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं हम? सिंपली S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 से। क्लियर है सभी को रेडिकल एक्सिस? यही हुआ है, रेडिकल एक्सिस ही हुआ है अभी। किसी को कोई डाउट इसमें? हो गया। तो रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन कैसे मिलता है? S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 करने पे, यहाँ पे इसका स्लोप, ये बताओ स्लोप क्या है? रेडिकल एक्सिस का स्लोप क्या है? -2g1 - 2g2 2g2 minus 2g1 by 2f1 माइनस minus 2f2 टाइम्स ऑफ g1 माइनस g2 अपॉन f1 माइनस f2, ये स्लोप है ना? और उसके बाद ये बताओ सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइंस का स्लोप क्या है? ये सेंटर C1, ये सेंटर C2, इसके कोऑर्डिनेट्स माइनस g1 माइनस f1, इसके कोऑर्डिनेट्स माइनस g2 माइनस f2। तो यहां से बताओ ये C1 C2 का स्लोप क्या आएगा? स्लोप ऑफ C1 C2 कौन बताएगा? g1 g2 minus f1 f2 उल्टे खोपड़ी के। g1 g2 by f1 क्या होता है 2 f2 पॉइंट का minus स्लोप? f2 minus f1 upon g2 minus g1। यही होता है ना, हाँ सर। y2 माइनस y1 होता है। कहाँ जी x1 माइनस x2 कर रहा है तू भी? बाकी के लोगों को तो आता ही नहीं है, वो तो भूल चुके हैं, उनको तो सेंटर भी निकालने नहीं आता है। ये तो हम स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे, तो कहाँ से याद रहेगा? वो बोल रहे हैं कहाँ से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 आ रहा है, वो समझ में नहीं आया। ऐसे बोलने वाले भी लोग हैं तुम्हारे बीच में। तो यहाँ पे जब हम C1 C2 का स्लोप निकालेंगे, वो आ जाता है f1 माइनस f2 अपॉन g1 माइनस g2। तो इन दोनों का प्रोडक्ट बताओ कितना आ रहा है? -1 तो इसका मतलब परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है।
तो ये लिख लेना आगे, पॉइंट नोट करके लिख लेना ये। इसके बाद ये स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सिस, ये स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग सेंटर्स, दोनों का प्रोडक्ट -1। तो यहां से एक पॉइंट आएगा, लाइन जॉइनिंग सेंटर्स इज परपेंडिकुलर टू रेडिकल एक्सिस। पहले ये लिख लो, फिर उसके बाद स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग सेंटर्स इज परपेंडिकुलर टू रेडिकल एक्सिस, और इस डायग्राम में यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री दिखा दो। इसके बाद लिख लेना, लाइन जॉइनिंग सेंटर्स इज परपेंडिकुलर टू रेडिकल एक्सिस। लाइन जॉइनिंग centers is perpendicular to radical axis। क्लियर है? यस सर। तो ये देख लो, अब ये तो यहाँ पे हमने कैसी ली है पोजीशन, दोनों सर्कल की पोजीशन देख लो, यहाँ पे एक दूसरे के कंप्लीटली आउटसाइड लाई कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। तो उसमें रेडिकल एक्सिस क्या आता है वो हम देखते हैं। रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन हमें हमेशा S1 - S2 करने पे मिलता है, एंड वो सेंटर जॉइनिंग सेंटर्स इज परपेंडिकुलर टू रेडिकल एक्सिस, ये ध्यान में रखना इसके लिए बस। अब हम डायग्रामेटिकली देखेंगे, अलग अलग पोजीशंस अगर होंगी तो उसके लिए रेडिकल एक्सिस क्या आएगा। ये पोजीशन है एक दूसरे के कंप्लीटली आउटसाइड, तो ये रेडिकल एक्सिस आता है S1 - S2 इज इक्वल टू 0। ये पहला हो गया। इसके लिए सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस एंड रेडियस में क्या रिलेशन होना चाहिए इस पोजीशन के लिए? परपेंडिकुलर। क्या? R1 plus R2 is greater than C1 C2। क्या बोलते हो, उल्टी सीधी चीजें भोगते हो यहाँ पे तुम लोग भी। क्या होना चाहिए, एक दूसरे के कंप्लीटली आउटसाइड लाई कर रहा है तो? D should be greater than R1 plus R2। मतलब तुम लोगों का यार इतना टाइम पता नहीं, अब क्या तुम लोग पढ़ रहे नहीं रहे, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली तुम लोगों के साथ, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रही ये चीजें। बताओ, कुछ तो बताओ, ये चीज समझ में नहीं आई। चलो, एक ने तो बोला समझ में आया, मेरे ख्याल से फिर बाकियों को तो बस ऐसे ही नोट्स बना रहे होंगे, कुछ कुछ तो बस ऐसे बैठे हुए रहेंगे घर वालों को दिखाने के लिए, है कि नहीं? चलो, अब वो तुम्हारा ही है, पढ़ोगे तो तुम्हारा ही फायदा होगा। अब यहाँ से ऑनलाइन में कितना ही हम बोल सकते हैं, हम तो कुछ देख भी नहीं सकते, हम तो बस सिर्फ बोल सकते हैं कि ये कर लो, ऐसे कर लो, बाकी करना तो तुम्हें ही है फाइनली। ठीक है, करोगे तो अच्छा होगा, नहीं करोगे तो फिर लुट जाओगे। और कुछ भी बोल देते हो, R1 plus R2 ग्रेटर देन D, ये बताई थी कि कंडीशन मैंने, ये तो कंडीशन याद रखने में तुम्हें इतनी दिक्कत है, तो जब इसका एप्लीकेशन आएगा टफ क्वेश्चंस में कैसे करोगे फिर वहां पे? अब तो पढ़ाई के अलावा कुछ दूसरा सूझना ही नहीं चाहिए तुम लोगों को, तो दूसरी चीजों से फुर्सत नहीं मिलती है, तो पढ़ाई क्या खाक करते होंगे तुम लोग।
तो ये एक हो गया, ठीक है। यहाँ पे लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स इज परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक। अब एक दूसरे को अगर टच कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो उस केस में ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन कैसे मिलता है हमें? S1 minus S2 से। S1 माइनस S2 से ही ट्रांसवर्स का इक्वेशन मिलता है। और तो यहाँ पे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ही क्या होगा? रेडिकल एक्सिस होगा, ठीक है। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ही रेडिकल एक्सिस होगा। तो और यहाँ पे ये लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स इसके परपेंडिकुलर आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद मान लो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे रेडिकल एक्सिस क्या होगा? S1 माइनस S2 जीरो करने पे देख लो हमें ये लाइन मिलती है। अभी इसमें दो पार्ट और है, ये जो होता है ना S1 माइनस S2 करने पे हमें ये इसका इक्वेशन, ये कॉमन कॉर्ड कहलाता है। और स्टार्टिंग में हम देख चुके हैं लाइन का इक्वेशन, कॉर्ड का इक्वेशन एंड रे का इक्वेशन सेम रहता है, बस हम डिफरेंस दिखा सकते हैं उनके डायग्राम से। तो ये बताओ रेडिकल एक्सिस क्या बीच में लाई कर सकता है क्या दोनों सर्कल्स के? ये वाला पोर्शन आ सकता है क्या रेडिकल एक्सिस में? नहीं। थोड़ा सोच समझ के बताओ, टाइम लो और फिर बताओ ये वाला पोर्शन आ सकता है क्या? इक्वेशन तो S1 माइनस S2 से ही आएगा, ठीक है। और वो ये वाली लाइन रहेगी लगभग देखा जाए ये, क्योंकि इन दोनों के पॉइंट S1 एंड S2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले कर्व्स की फैमिली हम ऐसे लिखते हैं, S1 एंड S2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले कर्व्स की फैमिली। अब यहाँ पे रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन कैसे मिल रहा है हमें? लैम्डा इज इक्वल टू -1 से ये रेडिकल एक्सिस देगा। इसका मतलब ये उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा होगा, क्योंकि ये जो चीज है इस फैमिली में बिलोंग करती है। तो ये तो यहाँ से ही जाएगा। अब बस मुझे ये जानना है क्या उसमें ये वाला पोर्शन आएगा क्या, अंदर वाला? नहीं आएगा तो उधर से टेंजेंट ही नहीं ड्रॉ कर सकते। टेंजेंट ही नहीं ड्रॉ कर सकते, उसकी वजह से अंदर वाला पोर्शन नहीं आएगा, ध्यान रखना। भले ही S1 माइनस S2 से हमें इस लाइन का इक्वेशन मिलेगा, लेकिन हम अब यहाँ पे बात कर रहे हैं रेडिकल एक्सिस की। तो रेडिकल एक्सिस में उस लाइन का कौन सा पोर्शन रहेगा? ये ऊपर वाला रहेगा एंड ये नीचे वाला रहेगा। बीच वाला पोर्शन नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें टेंजेंट भी ड्रॉ करने हैं, और जो पॉइंट अंदर लाई करता है वहां से टेंजेंट थोड़ी ड्रॉ कर सकते हैं हम। तो उस केस में रेडिकल एक्सिस ये रहेगा। क्लियर है क्या? इक्वेशन वही है S1 माइनस S2, लेकिन यहाँ पे वो पूरी लाइन नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे पूरी लाइन, यहाँ पे पूरी लाइन आ रही थी, यहाँ पे वैसा नहीं होगा। यहाँ पे ये ऊपर वाला एक रे आएगा और नीचे वाला एक रे आएगा। S1 माइनस S2 जीरो। क्लियर है? चलो लिखो अब, जल्दी जल्दी करो। अगर एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं तो S1 माइनस S2 से हमें क्या मिलता है? ट्रांसवर्स। वो टेंजेंट का, कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन मिलता है। ये देख लो S1 माइनस S2 से ही इसका इक्वेशन हमें मिला था। तो यही यहाँ पे क्या होगा? रेडिकल एक्सिस होगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक दूसरे के कंप्लीटली इनसाइड लाई करता है, मान लो नॉन कॉन्सेंट्रिक है, तो S1 माइनस S2 यहाँ पे आएगा, और ये जो लाइन रहेगी C1 C2 के परपेंडिकुलर रहेगी, ये ध्यान रखना। ये S1 माइनस S2। लेकिन जब दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक हो जाते हैं, तो इस केस में बताओ क्या रेडिकल एक्सिस पॉसिबल है क्या? नहीं। रेडिकल एक्सिस हमेशा लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स के परपेंडिकुलर रहता है। तो जब एक सर्कल दूसरे के इनसाइड लाई कर रहा है, उसमें भी मान लो कॉन्सेंट्रिक नहीं है, तो रेडिकल एक्सिस आ जाएगा S1 माइनस S2 से। और यहाँ पे हम दिखा पा रहे हैं कि C1 C2 को ज्वाइन करने वाली लाइन वो इसके परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे रेडिकल एक्सिस आता है क्या लास्ट वाले में? नो। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि C1 C2 होगा ही नहीं, लाइन ही नहीं होगी। C1 C2 को हम बोल ही नहीं सकते ना, C1 C2 को ज्वाइन करने वाली एक लाइन मिलती है,
क्योंकि यहाँ पे C1 C2 एक पॉइंट ही हो गया, दोनों कोइंसाइड कर गए। तो इस केस में हम C1 C2 को ज्वाइन करने वाली लाइन किसी के परपेंडिकुलर दिखाई नहीं पा रहे, तो इसकी वजह से यहाँ पे रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट नहीं करता है। ध्यान रखना, रेडिकल एक्सिस जब कॉन्सेंट्रिक होते हैं तो रेडिकल एक्सिस डज नॉट एग्जिस्ट। वैसे तुम डायरेक्टली भी इक्वेशन से भी चेक कर सकते हो, वेरीफाई। S1 माइनस S2 करोगे तो वहां पे सिर्फ C1 माइनस C2 बचेगा, क्योंकि दोनों का सेंटर सेम है, तो वो G1 F1 वाली टर्म भी कैंसल आउट हो जाएगी। बस C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि C1 माइनस C2 एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, वो 0 के इक्वल कभी होगा नहीं। इसकी वजह से रेडिकल एक्सिस डज नॉट एग्जिस्ट। और डायग्रामेटिकली रीजन क्या है, C1 C2 को ज्वाइन करने वाली लाइन ही नहीं मिल रही है, तो उसको हम किसी के परपेंडिकुलर ही नहीं दिखा सकते, तो इसमें रेडिकल एक्सिस डज नॉट एग्जिस्ट। तो अलग अलग पोजीशन में रेडिकल एक्सिस कैसे होते हैं, क्लियर है। इक्वेशन तो हमेशा S1 माइनस S2 से ही मिलेगा, और वो सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन के परपेंडिकुलर रहेगा। एंड कॉन्सेंट्रिक के केस में रेडिकल एक्सिस डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है रेडिकल एक्सिस। हो जाए तो बता देना, आगे बढ़ते हैं। अरे तुम यहाँ पे रुको, यहाँ पे ठहरा करो हर्षवर्धन, ठीक है। अभी 2 का चल रहा है ना, तो 2 के ऊपर ही ध्यान दो ना, आएगा ना आगे वो 3 वाला। पता नहीं कहाँ से कुछ देख के आ जाते हो, जो पढ़ा रहा हूँ वो तो नहीं देखते होंगे कभी। और एक सिंपल सा एडवाइस है सभी लोगों को, ज्यादा इधर उधर मुंह मत मारना, एक ही चीज के साथ प्रॉपरली स्टिक रहो और उसी को करते रहो। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको वेस्ट मत करना अभी। जितना ज्यादा वेस्ट करोगे, जितने टाइम के मजे लोगे ना, उतना टाइम तुम्हारे मजे लेगा बाद में, फिर पछतावा होगा। हम तो ज्यादा टाइम मिलता था तो टाइम पास ही करते रहते थे, व्हाट्सएप ये वो, तो फिर उसके बाद पूरा अच्छे से मजे लेता है, टाइम सूद समेत वापस करता है चीजें तुम लोगों को। पूछ लो, घर वालों से पूछ लो। सुन लिया करो उनके एक्सपीरियंस भी लाइफ के, पता चलेगा स्ट्रगल क्या होता है, क्या क्या करना पड़ता है। अभी तो सब मिल जाता है जगह पे, कुछ नहीं, कीमत ही नहीं होती उन चीजों की। ठीक है, आगे अब रेडिकल सेंटर क्या होता है। तो यहाँ पे 3 सर्कल्स होंगे, S1, फिर इसके बाद S2 एंड S3। मान लो तीनों नॉन इंटरसेक्टिंग हमने लिया है, इंटरसेक्टिंग भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशन। अभी तो हमने ऐसे लिए है ये S3। अब S1 एंड S2 का हमने रेडिकल एक्सिस निकाला, वो ये आ गया, ठीक है। S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 से, फिर उसके बाद S2 S3 का रेडिकल एक्सिस निकाला, वो ये आ गया, मतलब S3 इज इक्वल टू 0 से, एंड S1 S3 का रेडिकल एक्सिस ये आ गया।
S1 माइनस S3 इज इक्वल टू 0। तीनों जाके मीट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट से बताओ क्या तीनों के ऊपर लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम आती है क्या? इस पॉइंट से यस सर। क्योंकि ये जो पॉइंट है S1 S2 के रेडिकल एक्सिस के ऊपर भी लाई कर रहा है, इसका मतलब दोनों के ऊपर लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम। ये जो पॉइंट है S2 एंड S3 के रेडिकल एक्सिस के ऊपर भी लाई कर रहा है, इसका मतलब यहां से इन दोनों के ऊपर लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम। एंड S1 S3 के ऊपर भी लाई कर रहा है रेडिकल एक्सिस के ऊपर उसके, तो इसके ऊपर इन दोनों के ऊपर भी लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम। तो इस पॉइंट से तीनों के ऊपर लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाती है? सेम आती है। तो इसको कहते हैं हम रेडिकल सेंटर। ये जो पॉइंट होता है ना, जो तीनों रेडिकल एक्सिस का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है, ये रेडिकल एक्सिस, ये रेडिकल एक्सिस, ये रेडिकल एक्सिस, तीनों एक जगह पे आके मीट कर रहे हैं, तो ये कहलाता है यहाँ पे रेडिकल सेंटर। इससे तीनों सर्कल के ऊपर लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम आती है और ये रेडिकल सेंटर है। ठीक है, रेडिकल सेंटर क्या होता है, क्लियर है? यस सर। अगर डेफिनेशन लिखनी है तो वो लिख भी सकते हो इसकी। तो पॉइंट फ्रॉम विच वी कैन ड्रॉ tangents of equal length to three given circles. Point from which we can draw tangents of equal length to three given circles. हो गया? तो इसमें एक प्रॉपर्टी है रेडिकल सेंटर से रिलेटेड, तो वो लिख लो तुम। यहाँ से ये लेंथ ऑफ टेंजेंट, इसको भी एक ड्रॉ, इसको हम नाम दे देते हैं अभी यहाँ पे C मान लो, ये C है। यहाँ से इसके ऊपर लेंथ ऑफ, तीनों के ऊपर लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम आएगा वैसे, और ये CA ले लेते हैं। ठीक है, इसी डायग्राम में तुम भी मेंशन कर लेना CA और लिखो वो प्रॉपर्टी इससे रिलेटेड। सर्कल हैविंग radical center as its center and length of tangent CA as its radius, circle having radical center as its center and length of tangent CA as its radius is orthogonal to S1, S2 and S3. S1, S2 and S3. मतलब इसको सेंटर मानते हुए से ये CA को रेडियस मानता हुआ अगर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो S1, S2 एंड S3 का क्या रहता है, ऑर्थोगोनल सर्कल रहता है। ठीक है,
एंड ब्रैकेट में ये भी लिख लेना, इट इज नॉट द ओनली सर्कल। ब्रैकेट में लिख लेना आगे ये स्टेटमेंट में, क्योंकि आजकल मेंस में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो मे भी आ जाए। तो ब्रैकेट में ये लिख लेना, इट इज नॉट द ओनली सर्कल विच इज ऑर्थोगोनल टू S1 S2 S3। मतलब यही एक सर्कल S1 S2 S3 का ऑर्थोगोनल होगा ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी और सर्कल्स हो सकते हैं। उनमें से ये एक सर्कल है जिसमें ये C उसका सेंटर एंड CA उसकी रेडियस। ठीक है, क्लियर है ये वाला पॉइंट? मतलब समझ में आ रहा है क्या जो लिखवाया है? हाँ सर। C को सेंटर एंड CA को रेडियस मानता हुआ सर्कल तीनों के ऑर्थोगोनल रहता है। ब्रैकेट में इट इज नॉट द ओनली सर्कल विच इज ऑर्थोगोनल टू S1 S2 S3। इसके अलावा भी सर्कल्स आते हैं। तो ये है रेडिकल एक्सिस एंड रेडिकल सेंटर से रिलेटेड थ्योरी पार्ट। तो लिखो अब इसके क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। लिखो, find the coordinates of point सिंगेज के बारे में। मैं कब बात कर रहा था? माइक ऑन था क्या उनका? अच्छा, मैं बातें दूसरी कर रहा था। मतलब जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना, वो अगर देखे हुए क्वेश्चंस नहीं रहते, उसमें बच्चा अगर बढ़िया परफॉर्म करता है तो उससे उसका सही कैलिबर पता चलता है। मतलब 2-3 साल पहले की बात है, जो जब हम पहली बार यहाँ पे आए थे तो उस रिजल्ट की बात कर रहे थे। वो बच्चा यहाँ पे तो स्कोर करता था रेजोनेंस के एग्जाम्स में, लेकिन वो फाइनल में जाके स्कोर नहीं कर पाया। जैसा स्कोर यहाँ पे करता था, अगर उतना स्कोर वो वहां पे भी कर लेता ना, तो वो अंडर 100 अंडर 200 आ जाता। लेकिन वो फाइनल में जाके नहीं कर पाया। तो उसके पीछे का रीजन ये था, रेजोनेंस के जो एग्जाम पेपर्स होते हैं ना, तुम मत कर लेना ऐसी चीजें मार्क्स लाने के चक्कर में। ठीक है, एग्जाम अपने आप को टेस्ट करने के लिए होती है, अपना सही कैलिबर। तो उसमें क्या होता है, जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से मान लो, तो उसमें के कुछ क्वेश्चन एज इट इज आ जाते हैं, नेक्स्ट ईयर भी ऐसे फॉलो होते हैं वो। तो उन बच्चों ने क्या किया था, सिंगेज के भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं एज इट इज एग्जाम में, तो बच्चे वो चीजें लगाते थे, प्रीवियस रेजोनेंस के पेपर एंड वो सिंगेज। तो उसमें आधे से ज्यादा क्वेश्चन उनको वही मिल जाते थे, देखे दिखाए क्वेश्चंस। तो वो तुरंत टिक कर करके स्कोर कर लेते थे। टाइम का भी उनको पता नहीं चल पाता था कि फाइनल एग्जाम में तो नया क्वेश्चन रहेगा, तो टाइम कैसे मैनेज होगा, क्योंकि वो तो बस उसको आंसर पता था, उनको तो टिक कर रहे हैं बस। क्योंकि क्वेश्चन जब घर पे सॉल्व किया हुआ है तो वहां पे तो आंसर पता ही होगा उसका, तो टिक करके आ जाते थे वापस। ऐसे 5 बच्चे थे, बढ़िया स्कोर करते थे वो। लेकिन फाइनल एग्जाम में जाके देखा तो एक ही बच्चे की आई, वो भी उसकी रैंक 1600 आई, बाद वाले तो पता नहीं 10-10 हजार पे अटके पड़े थे। ये रीजन था, ये मैं बोल रहा था, और तुम लोगों ने सुन लिया हो। यही सुना ना, और तो कुछ नहीं सुना। एग्जाम अपने आप को टेस्ट करने के लिए होती है। सर पर क्या है, प्रैक्टिस क्या कहना चाहता है तू? मैंने समझा तेरी बात को। अच्छा, अनन्य प्रणव का भी सुना। ये कुछ ज्यादा ऐसे वैसे ऐसी कोई तो बात मैंने की नहीं थी, बता रहा था बस उसके बारे में। ये मान सर भी ना मीटिंग ऑफ नहीं की थी ना उन्होंने। सर 12 बजे सर ये तक सब चालू कौन थी। सुन सर ये सब कौन सुन रहा था सर? ये किसको, इतने फोकट के बच्चे बैठे हुए ना तुम्हारे बैच में। सर उधर एक अच्छा, बच्चा तो उधर सुन रहा। और कौन कौन सुन रहा था बातें? सर सुनो सर, हाँ
मैंने लीव कर दी, फिर मैं 12 बजे देख रहा था आपकी लिंक आई कि नहीं, तो मेरा गलती से वो लिंक पे क्लिक हो गया, तो मैं गया तो उधर अभिराज था और मैं था, बस बाकी कोई नहीं था 12 बजे। अबे फोकट के बच्चे, ये हर्षवर्धन है, ये पीयूष है, और कौन कौन था? ये अश्विन एक था। मतलब सुन रहे थे क्या बातें जो चल रही थी हम लोगों की? नहीं सर, 2 मिनट सुन रहे थे, बाद में निकल के लीव कर दी। समझ गया कि मीटिंग एंड हो गई। हाँ वही है, वो भी सुना होगा फिर। 5 मिनट था। एक बार उसकी भी तो बात निकली थी धनंजय की कि उसने 25 क्वेश्चन किए हैं। हाँ सर, हाँ। हाँ सर सुन। अब पता नहीं उसमें से कितने सही, वो तो बोल रहा है कि सारे सही होंगे, तो मे बी उसका 100% आ सकता है, वो बोल रहा है। लेकिन एक आध तो गलत हो ही जाता है, एक आध दो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गए, मान लो ये हो गया। अगर सारे सही आ गए तो बहुत बढ़िया है। 71 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए हैं। फिर एग्जाम का भी सुना होगा तुम लोग ना बेटा, हो बहुत ये हो। और मान सर तो और ज्यादा भुलक्कड़ है, उनको समझाना पड़ेगा एक बार ढंग से। टाइम तो देखते ही नहीं कभी पढ़ाते वक्त, आगे मेरी मतलब क्लास की बैंड बजा देते हैं। और ऊपर से मुझे लगा मीटिंग ऑफ कर दी होगी। चलो सर कोई वो नहीं, रिकॉर्डिंग डालना भी भूल जाते हैं सर हर बार। अभी चलो देखते हैं, समझाता हूँ इनको अच्छे से, जरा सुधर जाओ सर, बहुत ज्यादा भूल रहे हो आजकल। सर वो SRP सर ने तो पहले 3 दिन मीटिंग एंड ही नहीं की थी, वो लीव कर देते थे बस। वही नहीं, चलो ठीक है। तो लिखो, आगे बढ़ते हैं, अपना टॉपिक नहीं हो पाएगा ऐसी बातें करते रहेंगे तो। वैसे बहुत कुछ सुन लिया है तुम लोगों ने। अभी भी चालू है उनकी मीटिंग या अभी बंद हो गई है? चालू ही होगी सर। चालू ही है क्या मीटिंग? अरे क्या पता, चलो हटाओ। क्वेश्चन लिखो तुम अब इसके ऊपर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, find the coordinates of point from which find the coordinates of point from which lengths of tangent to the following three circles, length of tangents to the following three circles is equal, और वो 3 सर्कल से 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन तीनों के ऊपर लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम है, तो वो पॉइंट कौन सा होगा? पॉइंट कौन सा होगा वो? रेडिकल सेंटर। रेडिकल सेंटर। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो हम S1 माइनस S2 करते हैं ना, इसमें एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, ताकि फिर वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी और हमें एक लाइन का इक्वेशन मिलेगा। ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे अभी पहले हमें क्या करना पड़ेगा? 3 से डिवाइड। पहले वाले में 3 से, बाकी के दो में 2 से। 2 से। हाँ चलो जल्दी करो।
हो गया? जल्दी करो रे, टाइम। हाँ, ये एक्स कोऑर्डिनेट तो सही है हर्षवर्धन, वाई कोऑर्डिनेट गलत है। इसको एक बार देख लो, वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट -5/9 है क्या? एक्स कोऑर्डिनेट है -16/21। तुम पहले अपना प्लस माइनस सुधारो। क्या वो लेके आ जाओ, और आती है ना मैथ्स के लिए, पहले बुक आते थे बचपन में, वो चौकोन बने रहते थे, वो लेके आ जाओ और उसमें तुम प्लस माइनस करो। इतने घटिया तुम्हारे कैलकुलेशन है। करोगे? क्यों प्रीति? यस सर। यस सर। हाँ, वाई कोऑर्डिनेट नहीं रूही, वाई कोऑर्डिनेट आता है 31/63। 31/63 आता है वाई कोऑर्डिनेट। चलो देख लो यहाँ पे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब में एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम कर लेंगे। तो पहले वाले को हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर 2 से, फिर 2 से। तो ये देख लो, पहला इक्वेशन आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x/3, फिर -2x -1/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगले वाले में एक्स स्क्वायर प्लस वाई, या तो तुम क्या करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसल आउट हो जाए इस हिसाब से निकालो इक्वेशन, लेकिन वो थोड़ा हटाओ, अभी हम सेम ही कर लेते कोएफिशिएंट। हाँ सर हाँ, सर वहाँ पे 2y होगा सर। अच्छा 2y, बहुत बढ़िया, 2y होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा -3x/2, फिर उसके बाद ये आ जाएगा -y -2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको भी हमने 2 से डिवाइड किया है, यहाँ पे -1/2 -1/2x प्लस y/2 -1/2 इज इक्वल टू 0। यही आ रहा है ना? हाँ, तो ये देख लो, अब ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, तो एक रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन आ जाएगा। कैसे? S1 - S2 इज इक्वल टू 0 से। तो वो जब हम करेंगे तो देख लो, यहाँ से इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो 4/3 प्लस 3/2 इंटू एक्स, फिर उसके बाद ये आ जाएगा -y, यहाँ पे -1/3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे तो 8 + 9 17, यहाँ पे 6, ये देख लो अभी तो 17/6x -y प्लस यहाँ पे यह आ जाएगा 5/3 इज इक्वल टू 0। तो 17x -6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पे आ गया फर्स्ट रेडिकल एक्सिस। दूसरा रेडिकल एक्सिस मिलेगा h2 - h3 इज इक्वल टू 0 से। वो जब हम कर लेंगे तो h2 - h3 करने पे ये तो कैंसल आउट, -3/2 प्लस 1/2 बन जाएगा, -3/2 प्लस 1/2 इंटू एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद -y -y/2, तो यहाँ पे -y -y/2, ठीक, और -2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो ये देख लो, ये यहाँ पे -x, यहाँ पे देखेंगे तो -3y/2 एंड यहाँ पे -3/2। तो माइनस कॉमन लेके एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो ये 2x प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया सेकेंड।
ठीक है। अब फर्स्ट एंड सेकंड को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो हम सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो देख लो, दोनों को ऐड करेंगे, फर्स्ट प्लस 2 इंटू सेकेंड। वो करने के बाद वाई वाई तो कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -6y, यहाँ पे +6y बन जाएगा। यहाँ पे 17x प्लस 4x, तो 21x प्लस यहाँ पे 10 है, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 6, तो 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -16/21। अब x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे इसमें पुट कर देंगे, तो ये देख लो, ये -32/21 प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 3y इज इक्वल टू, देख लो, ये 32 -21 -3, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़। सर वो 19 होगा ना, 19x। हाँ, इसमें पुट किया 16 2 32 बाई, ये तो सही है। यहाँ पे 3y और ये, अब ये 32, 3y इज इक्वल टू 32 माइनस 63 अपॉन 21, तो y इज इक्वल टू, ये ऊपर में कितना बन रहा है, -31 आ रहा है ना। यस सर। यस सर। एक मिनट, -31 बाय आ रहा है, हाँ वो साइन का गड़बड़ हो, -31/63 ये हो जाएगा। ठीक है, तो रेडिकल सेंटर वो पॉइंट था, उसके कोऑर्डिनेट्स -16/21 एंड -31/63, ये उसके कोऑर्डिनेट्स है। चलो लिखो इसको, अब कुछ नहीं, कैलकुलेशन है बस, इक्वेशंस को सॉल्व करना है, दिमाग लगाने वाली कोई चीज नहीं है इसमें ज्यादा। कैलकुलेशन सही से हो गए तो सही आ जाएगा आंसर, उसके चांसेस तो मुझे कम ही लगते हैं तुम लोगों के, क्योंकि हर एक का आंसर अलग अलग दिखा। जब भी कोई चीज सॉल्व करोगे तो पूरा ध्यान हमारा वहीं पे होना चाहिए, तो जाके ये कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होंगे। वरना कोई सोच रहा होगा क्रिकेट के बारे में, कल सूर्य कुमार यादव नॉट आउट था तब भी उसको आउट दे दिया, कैसे अंपायर इंडिया के होके भी ऐसा कर रहे हैं, सोच रहा होगा ना तुम में से कोई। ये जे वाले बच्चे याद करते एक दो टाइम टेबल आईपीएल का, तुम में से भी कोई होगा ऐसा। इंटरेस्ट ही नहीं है सर क्रिकेट में। क्या इंटरेस्ट ही नहीं है क्रिकेट में। इंटरेस्ट ही नहीं है क्रिकेट में, बाकी के तो है ना, भरे पड़े हैं। ये सिमरन ने देखा है, देखो सॉफ्ट सिग्नल था सर, मतलब पूरे मैचेस देखते हो। हाँ सर, आउट नहीं था वो। हाँ आउट नहीं था, मतलब पूरा देखा है मैच। कहाँ कंट्रोल कर सकते हो अपने आप को तुम तो लोग। आप भी देख रहे थे, आप भी मैच देख रहे अबे मेरा हो गया है सब कुछ, तू मेरे साथ क्यों कंपेयर कर रहा है। थे। नहीं सर, पूछ रहा हूँ सीरियस। मुझे पढ़ाई थोड़ी करनी है, ऐसे पढ़ता हूँ मैं भी, लेकिन तुम्हें मेरे से ज्यादा करनी है। सर नेक्स्ट पेज लो ना, हाँ नेक्स्ट पेज लो ना। ओके, नेक्स्ट पेज। हाईलाइट, अब हर एक अपना अपना निकाल रहा है सर, हाईलाइट्स देखता था, टीवी देखना छोड़ दिया है। कौन है ये, पीयूष। बहुत जल्दी अपने राज खोल देते हो तुम लोग भी।
चलो हो गया ये। आपको क्या लगता है हम में से कितने क्वालिफाई होंगे? कुछ सारे हो सकते हैं, जेई एडवांस में सारे हो सकते हैं, उसमें क्या है। ये जो ऋतुजीत है ना, उसका स्कोर 12th में 100, मतलब 11th में सॉरी 100 आता है, 110, 90 भी आया है कभी, ऐसा भी स्कोर उसका आया है। तो देख लो, तुम अपने आप को कंपेयर कर लो। सर हाँ 180 में से सर। क्या बोल रहा है? सर आपने बोला 190 आता था, 180 में से आता। 180 में से नहीं रे बेटा, 300 में से। 180 में से मैं क्यों बोलूंगा, इतना आता तो फिर तो बड़े बहुत बढ़िया था। ये 300 में से आता था। लेकिन उस बच्चे को मैं जो बोलूँ वो करता है, जैसे मैंने बोला कि ये कर, वो करके आएगा। उसको बोला 10 घंटे पढ़ना है, 12th में ही ज्यादा सीरियस हो गया हो, उसको बोला 12th में 10 घंटे पढ़ना है, तो उसने पढ़ाई शुरू कर दी। हम भी तुम हो लोगों जाएंगे को सर। बोलो सर हम तो 2-2 मिनट बढ़ाएंगे, 5-5 मिनट बढ़ाएंगे। अभी कितना पढ़ रहे हो सर? 2 घंटे। मुझे लगता है एक सब्जेक्ट पढ़ रहा होगा, नहीं सर तीनों सब्जेक्ट। ऐसे लोग हैं तुम में, कहाँ 2 घंटे कहाँ 10 घंटे। अच्छा तुम्हारे स्कूल का है क्या अश्विन? हाँ सर। बढ़िया है। कैसा था स्कूल में वो? टॉपर था सर। था क्या? ये गुरु गोविंद है ना? नहीं सर, किल बिल। नहीं सर, किल बिल। किलबिल, तुम भी किलबिल के हो क्या? ये कौन दूसरा किलबिल कर रहा है उसके साथ? वेदांत सर। वेदांत कर रहा है क्या? हाँ। चलो ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये हो गया रेडिकल सेंटर से रिलेटेड। उसके बाद है अब कॉमन कॉर्ड। जब दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके बीच में कॉमन कॉर्ड आता है, उसके बारे में हम जानेंगे। उसकी लेंथ क्या होती है, उसके ऊपर कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जल्दी से लिख लो कॉमन कॉर्ड। ये सर्कल, ये दूसरा सर्कल। अब कॉमन कॉर्ड कौन सा होगा? इनके पॉइंट, ये वाला कॉमन कॉर्ड होगा ना, ये ए बी। इसका इक्वेशन कैसे मिलेगा बताओ? S1 minus S2. S1 माइनस S2 रेडिकल एक्सिस में हम देख चुके हैं ना। अगर हम पूरी लाइन की बात करते हैं तो वो S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 आता। रेडिकल एक्सिस में बीच वाला पोर्शन हम नहीं ले सकते हैं, इसके ऊपर वाला या इसके नीचे वाला रहेगा, लेकिन इक्वेशन तो वही रहेगा S1 माइनस S2। एंड कॉर्ड में ये अंदर वाला ही पोर्शन हम ले सकते हैं, इक्वेशन वही रहेगा S1 माइनस S2। तो यहाँ पे AB इज कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड, और उसकी जो इक्वेशन आएगी, इक्वेशन ऑफ ए बी हमें कैसे मिलेगी? S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 से उसकी इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, अब उसके लेंथ की बात करते हैं। यहाँ पे S1 माइनस S2 से इसका इक्वेशन मिल गया हमें। S1 S2 गिवन है, मतलब इनके सेंटर्स हमें पता है कि नहीं? तो ये देख लो, अब हमने आपसे ये सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर तो रहेगी। तो ये देख लो, CM डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, C1M डिस्टेंस। बोलो। हाँ सर। Yes, sir. पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, वो ये आ गया। ठीक है, फिर हम C1A डिस्टेंस निकाल सकते हैं। C1A Yes, sir. डिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेडियस उसकी, Radius. रेडियस हो जाएगी तो वहां से AM निकल जाएगा। तो ये देख हाँ लो यहाँ सर। पे C1M स्क्वेयर प्लस AM स्क्वेयर इज इक्वल टू C1A स्क्वेयर।
तो यहाँ से am आ जाएगा अंडर रूट सी ए स्क्वेयर C1a² माइनस C1m स्क्वेयर, ये am आ जाएगा और am मिल गया तो a भी कितना होगा am के डबल। डबल होगा, क्योंकि ये कॉर्ड है ना, सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा तो ए भी उसके डबल, और उसके बाद फिर उसकी लेंथ आ जाएगी ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए एम, तो वो आ जाएगा फिर। ठीक है, लेंथ इस तरीके से निकलेगी। क्लियर है लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। लिख लो इसको जल्दी से। तो आसान से क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर मॉड्यूल में। सिंपली क्या पूछा जाता है, ये कॉमन कॉर्ड की लेंथ बताओ, कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन बताओ, तो वो तो आसानी से हो जाएगा। तो वो मॉड्यूल में क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हें, वहां पे सॉल्व कर लेना उसको। फिर अगला पेज लो। सर बस 2 मिनट प्रीवियस पेज लो ना। क्या सर प्रीवियस पेज लो ना 2 मिनट। ओके, ये लो। इसमें एक चीज और, मैंने पहले भी वैसे जैसे बताया था, डायग्राम इसमें इंपॉर्टेंट होती है। डायग्राम से भी हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है, क्या करना पड़ सकता है। तो डायग्राम तो निकाल लिया करना। एक्सरसाइज 2 जो होगा इसका बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, मतलब कोई ऐसा बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं मिलेगा हमें वहां पे। हो गया हर्षिता? यस सर। चलो चलो आगे लिखो अब, फैमिली ऑफ सर्कल्स। लास्ट पार्ट है इस टॉपिक का, फैमिली ऑफ सर्कल्स। फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो फैमिली ऑफ कर्व्स जैसा ही है ये। फैमिली ऑफ सर्कल्स में क्या होता है, दो तरीके से इसकी फैमिली हम बता सकते हैं। एक तो जब दो सर्कल्स हमें गिवन है, ठीक है, दो सर्कल्स गिवन है और वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले कितने सर्कल्स मिल सकते हैं हमें। ये S1 सर्कल, ये S2 सर्कल, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले कितने सर्कल्स मिलेंगे। अबे गधे, एक थोड़ी इनफाइनाइट सर्कल्स मिलते हैं 2 पॉइंट से पास होने वाले। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सर्कल्स मिलते हैं 2 पॉइंट से पास होने वाले। तो उन्हीं इनफाइनाइट सर्कल्स की फैमिली को रिप्रेजेंट करना है, तो वो रिप्रेजेंट किया जाता है S1 प्लस लैम्डा S2। तो इसमें लिख लेना फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू, फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू point of intersection of S1 and S2 is given by S1 plus lambda S2 is equal to 0। हमें सर्कल की ही फैमिली चाहिए, ठीक है। अब तुम बताओ यहाँ पे लैम्डा कौन सी वैल्यू नहीं ले सकता है। -1। -1 लेने पे क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगा। लाइन मिलेगी हमें।
ठीक है, वो लाइन मिलेगी, हमें सर्कल नहीं मिल पाएगा उस केस में। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इस पॉइंट को यूज करके अच्छे क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन फ्रेम हुए इसको यूज करके। S1 प्लस लैम्डा S2 तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, बस ये कि लैम्डा क्या नहीं होना चाहिए, लैम्डा बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट -1, -1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसी का यूज करके अच्छा क्वेश्चन है, मिलेंगे तुम्हें एक्सरसाइज 3 में। क्लियर है ये पहला, फैमिली ऑफ सर्कल्स कैसी लिखी गई है, S1 एंड S2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली। यस सर। हो गया ये, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो, अब हमें दो सर्कल्स नहीं गिवन रहेंगे, हमें एक सर्कल और एक लाइन गिवन रहेगी, तो उससे भी हम सर्कल की फैमिली लिख सकते हैं। मतलब ये सर्कल है, एस सर्कल है, और ये एल लाइन है, दोनों दो जगह पे कट कर रहे हैं, ए एंड बी पे। तो ए एंड बी से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल्स हमें मिलेंगे, तो उनकी फैमिली को लिखना है, तो वो हम देखेंगे पॉइंट 2 में। तो पहले लिखो, फैमिली ऑफ सर्कल्स passing through point of intersection of circle S and line L is given by S plus lambda L is equal to 0. S plus lambda L is equal to 0. ठीक है, यहाँ पे लैम्डा बताओ अब कौन सी वैल्यू नहीं ले सकता है, लैम्डा -1 हो सकता है क्या? यस सर, हो सकता है। हो सकता है, यहाँ पे लैम्डा कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है, क्योंकि सर्कल तो ये बने, वैसे भी सर्कल ही है ये। देख लो, ये एस का इक्वेशन क्या रहेगा, उसमें x² y² आएगा, उसका कोएफिशिएंट सेम रहेगा। फिर उसके बाद ये जो पूरी टर्म हमने लिखी है उसमें एक्स वाई का कोएफिशिएंट ही नहीं है, तो इसका मतलब ये सर्कल तो है, चाहे कोई भी लैम्डा की वैल्यू हम ले ले। इसका मतलब यहाँ पे लैम्डा बिलोंग्स टू आर आएगा। तो ये ध्यान रखना, जब भी हमें सर्कल की फैमिली लिखनी है तो दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, या तो वो फैमिली दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है, तो S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0 से उसको लिखेंगे, या तो वो फैमिली एक सर्कल एंड एक लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है, तो S प्लस लैम्डा L इज इक्वल टू 0। ठीक है, मीन्स फैमिली ऑफ सर्कल लिखना है तो हमें वहां पे दो सर्कल या एक सर्कल एक लाइन गिवन होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग वो भी। दूसरा क्लियर है? यस सर। हो गया? यस सर। ठीक है, अब तीसरा, अब जो तीसरा आएगा उसको हम इन दोनों में से किसी एक में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो एक सर्कल एक लाइन वाले फॉर्म में या दोनों सर्कल वाले फॉर्म में। तो इसमें लिखो, फैमिली ऑफ सर्कल्स
passing through two points A and B। दो पॉइंट सिर्फ हमें गिवन है और उनसे पास होने वाले सर्कल्स की फैमिली हमें लिखनी है। तो ये देख लो, दो सर्कल, दो पॉइंट से पास होने वाले, हमें इनफाइनाइट सर्कल्स पता है, ऐसे मतलब दो पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास करते हैं, ये तो हमें पता है। अब उन्हीं इनफाइनाइट सर्कल की फैमिली लिखनी है, तो इसको हमें ऊपर वाले जो दो है उनमें से किसी एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो हमें दो सर्कल के इक्वेशन चाहिए होंगे ए एंड बी से पास होने वाले, या तो एक सर्कल एक लाइन का इक्वेशन चाहिए। तो कोई किस में कन्वर्ट करना ज्यादा आसान है, सेकेंड वाले में या फर्स्ट वाले में? सेकेंड वाले में, क्योंकि लाइन तो हमें मिल ही जाएगी, लाइन तो मिल जाएगी ए एंड बी से पास होने वाली 2 पॉइंट फॉर्म से। और ए एंड बी से पास होने वाला सर्कल कोई भी एक सर्कल चल जाएगा। तो सबसे इजीली हम कौन सा सर्कल लिख सकते हैं? बहुत इजीली डायमेट्रिक फॉर्म ए बी उसके डायमेट्रिकली एंड पॉइंट्स, ये सर्कल हम लिख सकते हैं ना। हमें बस क्या चाहिए होगा यहाँ पे, ए बी से पास होने वाली एक लाइन एंड ए बी से पास होने वाला एक सर्कल। तो इसको हम कैसे रीड कर सके? मान लो ये ए बी से पास होने वाला सर्कल है, ये ए बी से पास होने वाली लाइन है, ये एल लाइन, ये एस सर्कल। तो इसको हम ऐसे रीड कर सके, पॉइंट फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एस एंड एल। तो इसके लिए हमें इन दोनों पॉइंट से पास होने वाला कोई भी एक सर्कल तुम लिख सकते हो, लेकिन जिसमें ए एंड बी डायमेट्रिकली एंड पॉइंट्स है वो सर्कल लिखना बहुत आसान है। तो ये देख लो, सर्कल एस x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस, ये तो सर्कल हो गया। अब लाइन लैम्डा टाइम्स ऑफ, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं लाइन को, x1 y1 1 x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। तो ये वो फैमिली हो जाएगी। ये एक तरीके से यही फॉर्म है, s प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0। ये s सर्कल है जो एन बी से पास कर रहा है एंड ये l लाइन है वो भी एन बी से पास कर रही है। ठीक है, क्लियर है तीसरा पॉइंट? यस सर। लिख लो इसको जल्दी से। और एक है, हो गया ये? यस सर। लास्ट, अब इसमें लिख लेना फोर्थ में, फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग given line at given point, गिवन लाइन को गिवन पॉइंट पे टच करने वाली फैमिली। तो ये देख लो, इस लाइन को, ये गिवन पॉइंट है ए, इस पॉइंट पे टच करने वाले इनफाइनाइट सर्कल्स आएंगे। इस लाइन को ए पॉइंट पे टच करने वाले इनफाइनाइट सर्कल्स आएंगे, तो उन्हीं सर्कल्स की फैमिली को हमें लिखना है। ये पॉइंट x1, y1 है, मान लो ये लाइन l इज इक्वल टू 0 गिवन है, ये दोनों गिवन है हमें, ए पॉइंट एंड एल लाइन। अब इससे ही हमें एक फैमिली लिखनी है। तो ये देख लो, फैमिली लिखने के लिए हमें एक सर्कल एक लाइन पता होना चाहिए। तो ए पॉइंट से पास होने वाला कोई एक सर्कल हमें चाहिए होगा जो कि इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो इसमें लिखने के लिए वो सर्कल क्या रहेगा, पॉइंट सर्कल। पॉइंट सर्कल हमने सुना है ना नाम, पॉइंट सर्कल। यस सर। कैसा सर्कल होता है? रेडियस 0 होती है। रेडियस 0। तो हमने क्या कर लिया, अब इस ए पॉइंट से पास होने वाला एक पॉइंट सर्कल लिख लिया।
तो वो सर्कल क्या आ जाएगा जिसकी रेडियस 0, तो ये देख लो y माइनस y1 का स्क्वायर एंड फिर लैम्डा टाइम्स ऑफ l इज इक्वल टू 0। तो ये भी देख लो s प्लस लैम्डा l वाला ही फॉर्म बन गया। तो इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं, s एंड l के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली सर्कल्स की फैमिली। ये s सर्कल हमने कैसे लिखा, पॉइंट फॉर्म से, एंड ये l लाइन तो गिवन ही थी। ठीक है, क्लियर है ये वाला? कोई भी डाउट है तो पूछ लो इसमें। तो ये 4 तरीके से फैमिली बनती है सर्कल्स की, और ये लैम्डा निकालने के लिए सफिशिएंट कंडीशन, वहां पे एक कंडीशन गिवन रहेगी लैम्डा निकालने के लिए, मतलब बोला जाएगा कि फैमिली ऑफ सर्कल, मतलब सर्कल टचिंग द गिवन लाइन एट गिवन पॉइंट एंड पासिंग थ्रू समथिंग, किसी पॉइंट से पास कर रहा है। तो सबसे पहले गिवन लाइन को गिवन पॉइंट पे टच कर रहा है, उससे हम ये फैमिली लिख लेंगे, क्योंकि जो सर्कल हमें चाहिए वो इसी फैमिली में आ रहा होगा। और लैम्डा निकालने के लिए कंडीशन क्या गिवन थी कि वो किसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से हमें क्या मिलेगा, लैम्डा। लैम्डा मिल गया तो इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो पहले तो हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में फैमिली लिख लेनी है, वो सर्कल किस फैमिली में आएगा, एंड लैम्डा निकालने के लिए वो जो कंडीशन गिवन रहेगी वो कंडीशन अप्लाई करके लैम्डा निकाल लेंगे, तो वो सर्कल का इक्वेशन हमें मिलेगा। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल इसका एक्सरसाइज 1 पूरा डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, ये हो चुका है, इसके 1-2 एग्जांपल्स कल मैं ले लूंगा फैमिली ऑफ सर्कल्स के, लेकिन थ्योरी पार्ट ऐसे ही डायरेक्ट एग्जांपल आते हैं। ए एंड बी से पास होने वाला सर्कल जो सी से भी पास कर रहा है, तो उसमें हम पहले क्या करेंगे, ए एंड बी से पास होने वाले सर्कल की फैमिली लिखेंगे इस तरीके से, एंड वो सी से पास कर रहा है तो सी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, वहां से हमें क्या मिलेगा, लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा निकालने के लिए जो भी कंडीशन होगी उसको अप्लाई करेंगे वहां पे, लैम्डा मिल जाएगा, लेकिन पहले फैमिली लिखनी पड़ेगी हमें। तो एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना कल, इसके 1-2 एग्जांपल। सर वो कल का क्वेश्चन है क्या, वो कल का क्वेश्चन वो भी कल ही कर लेंगे अपन। ठीक है, सर वो कल की लिंक भी नहीं भेजी आपने। हाँ आज भेज दूंगा। ठीक है, तो सर्कल खत्म, अभी बस कल डिस्कशन ले लूंगा इसके एक्सरसाइज 1 का, तो ये खत्म हो जाएगा अपना। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही था।